फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। और आज ये भी बात करने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि देखिए, कुर्सी तो जानी ही है। और कुर्सी तो जानी ही है, इस स्टेटमेंट को लेकर के आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर इस स्टेटमेंट को इस तरीका से दिखाया जा रहा है कि जैसे कि योगी आदित्यनाथ से सेंटर की गवर्नमेंट इस्तीफा ले लेगी या फिर नेक्स्ट टाइम वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर यही दिखाने वाले हैं कि देखिए, 2017 में योगी आदित्यनाथ सीएम बनाए गए थे। उसके बाद आज 2026 में कितना बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात डेवलपमेंट की करते हैं तो ये डेवलपमेंट ना सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखेगा, बल्कि आपको हर क्षेत्र में ये डेवलपमेंट देखने के लिए मिलने वाला है। आइए मैं आपको एक तुलनात्मक अध्ययन दिखाता हूं, 2017 से पहले वाला डेवलपमेंट और 2017 से बाद वाला डेवलपमेंट क्या है। और आज इसमें हम ये भी सिद्ध करके दिखाएंगे कि लोकसभा इलेक्शन 2024 के बाद में जिस तरीका से कांग्रेस के अंदर और समाजवादी पार्टी के अंदर एक उत्साह है कि देखिए, हम जीत जाएंगे। और क्योंकि लोकसभा के अंदर आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी होती है, उन्हें लगता है कि अगर लोकसभा के अंदर हमको वोट दिया है तो ये विधानसभा के अंदर भी हमको वोट देने वाले हैं। आज मैं आपको इस लेक्चर में ये भी एक तुलनात्मक अध्ययन दिखाने वाला हूं कि ये वोट इनको जाएगा नहीं। ये वोट शेयर उस समय पर एक अलग तरीका का जो प्रोपोगेंडा बचाया हुआ था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, उसकी वजह से ये चला गया था। और दूसरा सबसे बड़ा कमी था बीजेपी की खुद की अपनी जो है मिसमैनेजमेंट, इसकी वजह ये था। आइए देखते हैं आज का आपको एक मैं विकास का एक कार्ड दिखाता हूं। देखिए, आर्थिक और कृषि की क्रांति 2012 से 17 के बीच में आप जानते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार थी और उस समय पर औद्योगिक उत्पादन औसत लगभग 2.65 लाख करोड़ प्रति वर्ष था। अगर 2017 के बाद की बात करें तो योगी के शासनकाल में अप्रोक्सीमेट ये डबल हो चुका है, यानी कि 4.77 लाख करोड़ प्रति वर्ष औद्योगिक उत्पादन आपको देखने के लिए मिला है। और ये अभूतपूर्व उछाल आपको देखेंगे। वहीं अगर आप बात करते हैं फूड प्रोडक्शन के अंदर, अनाज उत्पादन में लगभग 40% की वृद्धि आपको दिखेगी। देखिए, आप लैंड होल्डिंग का अगर आप आकार देखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि धरती जो है वो बढ़ा दी गई है या उसके अंदर कोई ऐसा इंक्रीमेंट कर दिया है बीजेपी के द्वारा। धरती वही है, एग्रीकल्चर लैंड वही है, लेकिन उत्पादन वृद्धि हुई है। इसके पीछे के कारण मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी पहले आप ये देखिए, 2017 के अंदर आपने देखा कि 53 मिलियन टन का ये अनाज उत्पादन हुआ था। वहीं अगर 2025-26 में अगर आप देखेंगे तो ये 72 मिलियन टन हो चुका है। आप सोचिए कि ये जो 40% का उछाल है, ये ना सिर्फ उछाल है उत्पादन में, बल्कि किसानों की आय में भी ये सुधार लाया है। एमएसपी और बढ़ी हुई उपज के कारण ये सारा आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बुनियादी ढांचा और भविष्य का अनुमान, बिजली की मांग दोगुनी लगभग हो चुकी है। 2017 के अंदर अगर आप देखोगे तो 16 गीगावाट की ही डिमांड थी। अगर आप 2025-26 का आंकड़ा देखोगे तो 2025-26 में 33 और 34 गीगावाट का ये डिमांड है यूपी के अंदर वो हो चुका है और उतना ही प्रोडक्शन भी हुआ है। और देखिए, मैं आपको यहां पर एक टेबल दिखाता हूं, तुलनात्मक डेटा देखिए, योगी बनाम अखिलेश। मानक मीट्रिक मैं आपको बताऊंगा, फिर अखिलेश यादव का 5 साल और 8 से 9 साल अभी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हुई है उसमें। देखिए, कुल उत्पादन इधर आप देखोगे अखिलेश के शासनकाल में कितना था, 13.35 लाख करोड़। वहीं अगर आप योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेट 40 लाख करोड़ का उत्पादन है। और देखिए, अधिकतम अनाज उत्पादन अगर अखिलेश के शासनकाल में आप देखोगे तो 53 मिलियन टन का उत्पादन है। वहीं अगर आप योगी आदित्यनाथ शासनकाल में देखोगे तो आपको 72 मिलियन टन का उत्पादन दिखेगा। बिजली की मांग और आपूर्ति, देखिए सप्लाई और डिमांड दोनों, मांग और आपूर्ति अखिलेश के शासनकाल में 16,000 मेगावाट है, जबकि आप अगर योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में देखोगे तो 34,000 मेगावाट की ये डिमांड और आपूर्ति भी है। अब अगर बात हम सिर्फ अभी डेवलपमेंट की, देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो अभी हमने इसमें काउंट किया नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में तो कोई भी मैच करता नहीं है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के शासनकाल में।
कानून व्यवस्था और विकास का मेल, माफियाओं पर कार्रवाई हो, और वो माफिया जिन्होंने यहां पर दशकों तक गुंडा राज मचाया हुआ था, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक माफिया राज कर रहा था, इसको भी तोड़ने का कार्य किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा, और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की वैश्विक पहचान भी बदल दी है। आज यूपी का कोई व्यक्ति, जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं ना, आज यूपी का अगर कोई भी व्यक्ति, कोई युवा बाहर जाता है तो उसको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। जाकर के एक बार वो कहेगा कि मैं यूपी से हूं, तो समझ में आ जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट उसके नजर में आएगा, और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी की छवि जो कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, यानी कि वीमेन हेट क्राइम हो या फिर किसी भी तरीका का कोई क्राइम हो, उस पर जीरो टॉलरेंस है। किसी भी तरीका से किसी भी तरीका के माफिया नहीं पाले जा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। ये एक सबसे बड़ा, अब 2027 का जो चुनावी अनुमान है, मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि 2027 में 100 सीटों के नीचे सिमट जाएगा एसपी और कांग्रेस। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, आइए, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अब 2027 में आ रहे हैं योगी, और उस वीडियो के अंदर कमेंट था कि देखिए हमें योगी आदित्यनाथ से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा या वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मुझे ये वीडियो लाना पड़ा है कि नहीं, योगी आदित्यनाथ 2027 में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, 2017 से और 2019 से ज्यादा सीटों के साथ 2027 के अंदर राजनीति में वापसी हो रही है योगी आदित्यनाथ जी की। अब देखिए थोड़ा सा आंकड़ा भी इसे देख लीजिए, सपा प्लस कांग्रेस का गठबंधन मानता है कि 224 सीटों पर उनकी बढ़त है। अब ऐसा वो क्यों कहते हैं, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीका से वोट शेयर लोकसभा के अंदर इनको ट्रांसफर हुआ था, उसी तरीका से इनका विधानसभा के अंदर भी ये वोट ट्रांसफर हो जाएगा, जबकि ये होने वाला है नहीं। वैसे तो देखिए लोकसभा और विधानसभा दोनों में जो वोटिंग पैटर्न होता है वो बिल्कुल अलग होता है। देश की जनता इतनी समझदार है, उसे ये पता है कि जब हम लोकसभा के लिए वोट कर रहे हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखने के लिए एक प्रधानमंत्री बैठा रहे हैं, और जब ये विधानसभा के अंदर वोटिंग करते हैं तो उन्हें पता है कि ये स्टेट का कोई सीएम बनेगा, और स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है और स्टेट का जो डेवलपमेंट है वो सीएम के हाथों में होता है। तो इतने चालाक है हमारा ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप, और लोग जो हैं कि अपने आप में वो वोटिंग ही ऐसी करते हैं कि आप अगर ये अनुमान लगा रहे हैं कि नहीं 2024 के अंदर हमें लोकसभा में ये वोट शेयर मिल चुका था या ट्रांसफर हो गया था, तो ये विधानसभा में भी हो जाएगा, तो मेरा मानना है ये गलती है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने उनके द्वारा आंकड़ा है कि लगभग 174 सीटों पर बढ़त वो भाजपा की है, और 224 सीटों पर बढ़त है सपा और कांग्रेस की। ये 50 सीटों का अंतर ये लोकसभा के कारण दिखाया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो वोट शेयर है ये ट्रांसफर नहीं होने वाला है। अब देखिए सपा का 224 सीटों का असली गणित क्या है, असली गणित जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 से कम वोटों का अंतर है, ऐसी 88 सीट थी। 50 सीट ऐसी हैं जहां 5,000 से कम वोटों का अंतर है। 2027 के लिए ठोस आधार 100 सीटों के नीचे, मेरा मानना है ये सिमट जाने वाले हैं। 100 सीटों से नीचे आएंगे दोनों गठबंधन अगर ये आएंगे। कुल 138 सीटें डेंजर जोन में हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए ये जो वोट ट्रांसफर है 138 सीटों वाला, ये होगा नहीं जिस तरीका से लोकसभा के अंदर हुआ था। ऊर्जा सेक्टर के अंधकार से प्रकाश तक ले जाने का कार्य योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। अखिलेश यादव जैसे मैंने आपको बताया 16 गीगावाट, वहीं योगी आदित्यनाथ के द्वारा 33 से 34 गीगावाट का आपूर्ति और सप्लाई हुआ है। मांग को दोगुना होने के केवल घरों की रोशनी नहीं बढ़ी है, बल्कि कृषि और उद्योगों को चलाने के लिए भी ये साक्ष्य दिखाता है कि किस प्रकार से यूपी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो मुलायम सिंह का 2006 से 7 में 43 टन 43 टन मिलियन टन जो उत्पादन है वो हुआ। अगर आप मायावती जी का शासनकाल देखेंगे 2011-12 वाला, तो लगभग 50 मिलियन टन का उत्पादन, और अखिलेश यादव का तो मैंने आपको बताया है 53 मिलियन टन उत्पादन। वहीं योगी आदित्यनाथ का अगर आप देखेंगे तो 72 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। ये अपने आप में अप्रत्याशित है। भूमि वही है, किसान वही है, लेकिन उपज में 40% की ये वृद्धि जो है ये दिखाती है कि एमएसपी विवाद से पूरे परे असली किसान आय जो दुगनी करने का जो वादा किया गया उस पर लगातार बीजेपी की सरकार कार्य कर रही है। औद्योगिक क्रांति 8 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड क्या दिखाता है? अखिलेश यादव के 5 वर्ष, जिसमें कुल उत्पादन 13.35 लाख करोड़, औसत 2.65 लाख करोड़ प्रति वर्ष औद्योगिक उत्पादन की मैं बात कर रहा हूं। अगर योगी आदित्यनाथ जी के शासन
काल में अगर आप देखेंगे तो औद्योगिक उत्पादन आपको दिखेगा 39.35 5 साल का, और जबकि औसत में अगर आप देखेंगे तो 4.77 लाख करोड़ प्रति वर्ष का उत्पादन आपको दिखेगा। और ये उछाल अपने आप में दिखाती है कि ना सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ा है बल्कि साथ ही साथ रोजगार के अंदर भी उसी रेशो में आपको बढ़ोतरी दिखी है। विकास और विरासत का डबल इंजन आपको दिखने के लिए मिलेगा। देखिए किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये चाहे तो आप देखेंगे कि वाराणसी के अंदर या फिर आप ये देखेंगे कि अयोध्या के अंदर किस तरीका का जो डेवलपमेंट है आपको दिखेगा। अयोध्या पुलिस की लाठियों से दुनिया की सुंदरता तक नगरी तक बनाने का जो पूरा का पूरा ये श्रेय जाता है, ये बीजेपी की सरकार को जाता है। एक स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया था और उस स्टेटमेंट के पीछे का कारण क्या था, देखिए उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार का पैसा था ये जिनको जहां इंटरेस्ट है वहीं जाता था। सपा के शासनकाल में कब्रिस्तानों की बाउंड्री करने के लिए पैसा जाता था, वहीं आज जब हमारे पास में आया है तो ये मंदिरों को बनवाने के लिए पैसा जा रहा है। और एक ऐसा डेवलपमेंट जिसको ज्यादा न्यूज़पेपर्स के अंदर भी कवर नहीं किया गया और सोशल मीडिया या फिर मीडिया के अंदर भी कवर नहीं किया गया। देखिए यूपी के अंदर आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, पहले कब्रिस्तान बनाए जाते थे पक्के, लेकिन जो हम हिंदुओं का आप जानते हैं अंतिम संस्कार होता है शमशान के अंदर, और शमशान के अंदर जब बारिश होती थी तो बॉडीज जलाई जाती थी, लेकिन वो जो बॉडी थी ना वो ऊपर से पानी पड़ता रहता था और बॉडी तब भी जाकर के क्रीमेट की जाती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद में आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जितने भी शमशान घाट हैं, खासकर यूपी की मैं बात कर रहा हूं, तो यूपी के अंदर जितनी भी शमशान घाट हैं उनका सौंदर्यीकरण किया गया, उसकी बाउंड्री की गई और जो क्रीमेशन पॉइंट होता है उसके ऊपर एक टीन डाली गई ताकि जो बॉडी है उसको बिना किसी बारिश में भिगोए और बिना जो है इसके अच्छे से शांतिपूर्ण उसका जो क्रीमेशन हो सके। और इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए हिंदू समाज को कि पहले की सरकारों ने क्या किया। और ये योगी आदित्यनाथ का जो अचीवमेंट आपको बता रहा हूं ना मैं, ये आपको न्यूज़पेपर में भी कहीं दबा हुआ मिल सकता है लेकिन इसको हाईलाइट नहीं किया गया, जबकि हिंदू समाज को इनका एक बड़ा एहसान मानना चाहिए कि किस तरीका से आपकी अंतिम यात्रा को भी सरकारों ने एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर के रख दिया था और उस पर कार्य किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। बिना भेदभाव के गरीबों का कल्याण किया, शौचालय हो, आयुष्मान कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो या फिर उज्ज्वला योजना हो, बिना किसी भेदभाव के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी के सब लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। साक्ष्य और रिपोर्ट की हम बात करते हैं, यूपी में रिकॉर्ड 72 मीट्रिक टन अनाज उत्पादन, ऐसा कृषि विभाग के आंकड़े दिखाते हैं, जाकर के गूगल करके पढ़ लीजिए। राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण दिखाता है कि औद्योगिक उत्पादन 39 लाख करोड़ को पार कर चुका है। औसत वृद्धि का प्रमाण देखिए कि चुनाव आयोग का डेटा 2024 का दिखाता है, विधानसभा वार मार्जिनल हार जीत 138 सीटों का गणित दिखा रहा है। और ये लोकसभा का आंकड़ा मैंने आपको दिखाया है, लोकसभा का जो वोट ट्रांसफर है वो विधानसभा में होगा नहीं, इसीलिए जो जीत है वो मान करके चलिए कि 2019 से और 2017 से भी ज्यादा बड़ी जो जीत है वो योगी आदित्यनाथ जी की होने वाली है। और आप याद रखना इस बात को कि अब की बार योगी की जो सरकार है वो आएगी अपने डेवलपमेंट के इशू पर, आएगी वो किसानों की जो आय दुगनी करने के विषय पर, आएगी वो पूरी तरीका से राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने के विषय पर और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए। और याद रखना हिंदू समाज को इसको भी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीका से भारत के यूपी के अंदर उन्होंने ये शमशानों का सौंदर्यीकरण किया है और आपकी अंतिम यात्रा को एक सुगमय और एक सम्मान पूर्वक किया है। इससे पहले की जो सरकारें हैं वो कब्रिस्तान बनाने में लगी रही और वोट बैंक अपीसमेंट की राजनीति करती रही, जो कि होना नहीं चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी की अपनी कुछ खामियां होती हैं जिनको इन एसपी और कांग्रेस हो या फिर बीएसपी हो, इन्होंने अपने तरीका से भुनाया है और ये लोकल पॉलिटिक्स करके ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन यही कड़वी सच्चाई है लोकतंत्र की, तो इसे स्वीकार करना होगा। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में आ सकते हैं, 3 सवाल मैंने लिए हैं। अगर आपके मन में इनसे अलावा भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में करना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उन्हें शामिल करेंगे। देखिए, जब एमएसपी पर इतना विवाद है तो किसानों को असली फायदा कैसे हुआ? एमएसपी दरों से अधिक महत्वपूर्ण कुल उपज है। समान भूमि पर उपज 53 मीट्रिक टन से लेकर के 72 मिलियन मीट्रिक टन, 40% की वृद्धि हो गई और ये 40% के अतिरिक्त अनाज सीधे किसानों की आय में ही जुड़ा है। दूसरा प्रश्न हो सकता है आपका कि 39 लाख करोड़ के औद्योगिक उत्पादन का आम जनता पर क्या प्रभाव है? इसका सीधा प्रभाव है कि 16 गीगावाट से लेकर के 34 गीगावाट यानी कि लगभग दुगना बिजली की मांग
को बढ़ना सीधा दिखाता है कि कारखाने चल रहे हैं और जिससे स्थानीय स्तर पर मजदूर और युवाओं का अभूतपूर्व रोजगार मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पर्कुलेट होकर के समाज के निचले तबके तक इसके लाभ जाने वाले हैं और रोजगार मिलेगा, और अगर ये पैसा नीचे तक जाएगा तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और आने वाले समय में यही जो बच्चे हैं ये ह्यूमन रिसोर्स बनकर के समाज में कंट्रीब्यूट करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि अगर विकास इतना हुआ है तो 2024 में भाजपा की सीटें क्यों घट गई हैं? जिसका उत्तर मैंने सबसे पहले ही आपको दिया है कि ये जो सीटें घटी हैं उसका कारण है बीजेपी का खुद मिसमैनेजमेंट और राज्य के अंदर योगी आदित्यनाथ यानी कि सीएम की भूमिका को हटा करके लोकसभा में केंद्र के द्वारा अपनी मनमर्जी का जो टिकट बंटवारा करना, ये दिखाता है कि इस तरीका की जो सीटें हैं वो गई थी कांग्रेस और सपा के लिए। लेकिन अब ये मिसमैनेजमेंट विधानसभा के अंदर होने वाला नहीं है, इसीलिए आप जो है इसे बढ़ता हुआ देखेंगे। और जिस तरीका से अनुमान लगाए हुए बैठे हैं कि 244 सीटों पर हम बड़ी बढ़त हो जाएगी, वो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी आप बताइए, क्या लोकसभा की तरह ही वोट शेयर ट्रांसफर हो सकता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को या नहीं हो सकता? फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। और लास्ट नॉट द लीस्ट, एक मेरा ये ज्वाइन कर सकते हैं आप व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में अगर आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ऐप है PRS ऑफिशियल, जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है। आप नहीं तो आपके परिवार में अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और वैल्यूबल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कंटेंट आपको स्टैटिक करंट अफेयर तैयार करने के लिए है। 200 से 400 रुपये में 2 साल का एक्सेस आपको मिल जाएगा। जाइए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।